हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ओके, सो आज का थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में हम बात करेंगे काव्य खंड पाठ 1 आत्म परिचय और एक गीत। ये इसके जो लेखक हैं, वो जो कवि हैं, वो कौन है कवि? हरिवंश राय बच्चन जी। अब हम देखिए इसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? आत्म परिचय और एक गीत। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि आत्म परिचय और एक गीत क्या है। ये दोनों अलग अलग कविताएं हैं जो कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या की है, लिखी है। पहली कविता उनकी आत्म परिचय। आत्म परिचय यानी होता है खुद के बारे में बताना। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से खुद को समझाया है और खुद के बारे में बताया है। और नेक्स्ट है एक गीत, यानी कि किसी एक गीत पर उन्होंने बताया है कि ये एक गीत है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन और साथ में पढ़ना। देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिए शिवलाल की गाइड। शिवलाल की गाइड मैंने बच्चों को बता दी पहले कि आप एनसीईआरटी भी ले सकते हो और आप शिवलाल की गाइड भी प्रेफर कर सकते हैं। सो मैं आपको शिवलाल की गाइड से पढ़ा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो और अगर आपके पास शिवलाल है सो दैट इज अ वेरी बेस्ट थिंग। ओके, सो अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं काव्य खंड। देखिए आपको बहुत सारे डाउट्स हो सकते हो कि मैम ये कैसा है या फिर वो कैसा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में जाकर बिल्कुल मुझे आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको चैप्टर समझाने के साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी। सो आप लोग लिखते चलेंगे साथ में। ठीक है, अब देखिए काव्य खंड में आप सबसे पहले आपको दिया गया आत्म परिचय, फिर उसके बाद आपको ये दिया। अब देखिए भाव स्पर्श। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में समझ लें। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो क्या थे, एक तरीके के एक बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध क्या थे, एक तरीके से कविताकार थे, यानी कि वो कविताएं लिखते थे। और अगर हम और इसके बारे में जो हमारा डीप रहेगा कवि परिचय के बारे में, तो उसके लिए एक अलग से एंटायर वीडियो बनेगी जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट कवियों के बारे में बताया जाएगा और उनको इन शॉर्ट उनको समझाया जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन लेवल पर किस तरीके से लिखकर आना है। ठीक है, तो अभी हम हमारा सब डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर में आपको कुछ जो पंक्तियां हैं और जो कविताओं की 4 लाइन्स है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको पैटर्न भी बताती हूँ कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको दिया है संदर्भ प्रसंग पद्यांशों की व्याख्या करना। ये आपको आता ही है, ये आपको और में भी आ सकता है। देखिए पहली चीज तो ये होती है कि आपको ये आएगा, 2 कविताएं दे दी जाएंगी, उसके बारे में आपको बोला जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लिखिए। और साथ ही साथ में आपको कुछ कहानियां दे दी जाएंगी, जिन कहानियों के बारे में भी आपको संदर्भ प्रसंग एवं व्याख्या लिखनी होगी। तो आप चैप्टर स्किप करने का ना सोचिए कि हम चैप्टर स्किप करके चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, इससे आपका ही लॉस होने वाला है। तो मैं चैप्टर को इन शॉर्ट में ही समझाऊंगी, पर आप चैप्टर स्किप ना करें, उसे भी ध्यान से सुने। और साथ में जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस ही है, तो हम उन्हें ही रिपीट कर रहे हैं और हम उन्हें ही पढ़ रहे हैं। सो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं अलग से और भी क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन लेफ्ट रहते हैं, अगर मैं वो भी समझाऊं तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि मैम आप होल क्वेश्चन समझा दीजिए या फिर जितना मैं समझा रही हूँ उतना ही कंटिन्यू करूँ। ठीक है, देखिए अब पहला आपको जो 4 लाइंस दी गई है कि मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत छूकर में, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या कहा जा रहा है, जैसा कि आत्म परिचय कही गई है। आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चन जी अपने ही बारे में बताएंगे, अपने ही मतलब कि अब देखिए किसी भी इंसान को अपनी खुद की अगर आत्म परिचय देना हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि 40 या 4 पन्नों में वो अपने आप को उतार दे। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लाइफ के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग सभी तरीके की चीजें होती हैं उसकी लाइफ में। तो उन्हें 4 पन्नों में उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम एक एक चीजों का वर्णन नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय में अपने जीवन की कुछ बातें बताई हैं या फिर कुछ कहा जाए तो कुछ मोमेंट्स बताए उनकी लाइफ के। ठीक है, तो अब हमें क्या बोल रहे हैं कि मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो अब आप देखिए पहले मैं आपको इन शॉर्ट समझा रही हूँ, फिर उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या पर जाएंगे, फिर इसी तरीके से आपको सभी का कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक है, पहले क्या बोल रहे हैं, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो देखिए इसमें सुप्रसिद्ध गीतकार जो बच्चन जी अपने जीवन का क्या करें बोध करते हुए लिखते हैं कि मेरा जीवन संसारिक गतिविधियों से भरा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा जीवन अलग है और उनका जीवन अलग था। सभी के जीवन में जो है गृह कार्य से लेकर ऑफिस वर्क से लेकर जॉब से लेकर स्टडी सेक्शन से लेकर सारी चीजों के काम जो होते हैं वो सभी को होते हैं एक लेवल पर। सभी बच्चों को भी होते हैं, बड़ों को भी होते हैं, बूढ़ों को भी होते हैं। तो उसी तरीके से वो बता रहे हैं कि जो मेरा जीवन है उसमें क्या है, संसारिक गतिविधियों से भरा हुआ है, इसमें आनंद
अनंत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां हैं। अब अनंत क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि अनगिनत होते हैं, वो काउंट नहीं कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी या फिर क्या चीज़ों पर डाउट्स क्लियर करूंगी आपके, या फिर मैं क्या समझाऊंगी क्या नहीं समझाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। मेरा भी काम एक तरीके से अनंत ही है। अनंत क्यों है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है मेरे काम का। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैं वो डाउट क्लियर करूंगी, अगर मुझे कहीं पर कुछ बताना है तो मैं वो भी बताऊंगी। कहीं तरीके से ऑलराउंडर वर्क करेंगे। सो उसी तरीके से वो बता रहे कि मेरे जीवन में क्या है, अनंत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां हैं, साथ में मैं उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन भी करता हूँ। वो कह रहे हैं आगे कि मैं उन सभी से सचेत, यानी कि मैं उन सभी से परे हूँ, मुझे मालूम है कि वो मेरे उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं उन सभी से सचेत रहता हूँ और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, उन्हें निर्वहन करता हूँ उन सभी का। आगे वो कहना चाह रहे हैं कि अनेक संघर्षों एवं कठिनाइयों के बावजूद मेरी जीवन नए रस से परिपूर्ण है। अनेक संघर्ष और कठिनाइयों क्यों कहा उन्होंने, कि जो अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं, अनेक प्रकार के जो उनके संघर्ष हैं, वो अनेक संघर्षों कठिनाइयों के बावजूद मेरे जीवन नए रस से परिपूर्ण, उनका जो जीवन है वो नए और रस से परिपूर्ण है। आगे कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करने वाले मेरे किसी अपने ने एक बार मेरे मन की वीणा की भावनाओं रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया। यानी कि जो मुझे प्रेम करने वाले जो किसी, मतलब उन्होंने अपने अब एक जीवन का बताया, तो युवा जीवन अवस्था की बात कर दी उन्होंने, कि जो मेरे कोई जानकार है या फिर मेरे किसी अपने ने, यानी कि उन्होंने अपने का वहां पर उन्होंने जो है वर्णन किया है कि मेरे किसी अपने ने मेरे दिल के वीणा को छूकर भावों रूपी तारों को झंकृत कर दिया। यानी कि उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि किसी अपने से बहुत लगाव को बहुत सी हो गया होगा, जिससे उनके क्या हो गए, जो दिल, जो मन की वीणा, जो बाण है, उन्हें झंकृत कर दिया, यानी कि उन्हें सुर ताल में बजा दिया गया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उस कारण ही मेरा जो हृदय वो क्या है, प्रेम से भरा हुआ है। आगे कह रहे हैं कि मैं उसी स्नेहिल प्रेम तरंग के साथ खुद स्मृतियों में जीता फिरता हूँ। मैं उसी जो प्रेम स्मृतियां, यानी कि जो यादें हैं पास्ट की, उन्हीं में वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं में जीते फिर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको, कि वो कहना ये चाहते हैं कि जो मेरा जीवन है, मेरी जीवन में जो क्रियाएं हैं, वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, साथ ही साथ मेरे किसी अपने ने मेरे जो मन के वीणा है, जो मेरे मन के भाव है, उन्हें छूकर झंकृत, यानी कि उसे जागृत कर दिया है। साथ में वो कह रहे हैं कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, सांसों के जो दो तार होते हैं वो उन्हें लिए फिर रहे, दोनों इच्छाएं लिए फिर रहे। अब आपको ये तो मैंने व्याख्या समझा दी। अब देखिए मैं आपको संदर्भ प्रसंग लिखवा कर समझाऊंगी, तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। लिखना इन द सेंस मैं आपको यहाँ पर लिख के एक आइडिया दे रही हूँ कि आप बाकी जो बचे हुए लेफ्ट है उन्हें आप किस तरीके से लिखकर और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अब जो हमारे पास ये सारे हैं, तो ये बहुत सारे हैं, तो मैं आपको कुछ ही बताने वाली हूँ और कुछ ही पढ़ाने वाली हूँ। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आते रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम समझेंगे और उन्हीं को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही हो गया कि मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, और लिए फिरता हूं देखिए अब आपने ये तो लिख ही लिया होगा कि मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूं, और जो इसकी लास्ट लाइन है मैंने वो लिख दिया कि लिए फिरता हूं। अब देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो अब जो आप संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन सी कविता की कौन सी पंक्तियां हैं, कौन सी इन द सेंस सीरीज नहीं, 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं। आपको ये याद रखना है कि किस कविता की पंक्तियां हैं और इसके कवि कौन है, और ये जो कहानी है ये किस बारे में कही जा रही है। बात समझ में आ रही है, तो हम वही लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे आपको लिखना है संदर्भ प्रस्तुत पद्यांशों में, प्रस्तुत पद्यांश में हरि वंश राय बच्चन। अब देखिए यहाँ पे नाम आ गया, कवि का क्यों नाम आ गया, क्योंकि जिन्होंने ये लिखा है प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ही करेंगे ना कुछ। अब अगर आप यहाँ पर इसके एब्सेंस में लिख दे कवि,
तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसे ऐसा फील हो जाएगा बेटा कि आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस कविता के बारे में, तो भी वो आपके मार्क्स जो थोड़े से कम कर सकता है कहीं ना कहीं। तो प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन, वेट थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिए आप। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य, पहले आप ये लिखेंगे कि है ना, ये ना लिखें कि प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी हैं और उन्होंने उन्होंने ये कविता लिखी है ऐसा। तो ये हम वैसे भी लिख सकते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि इनफॉर्मल कहा जाए तो सभी लोग यही कॉपी पेस्ट करते हैं। हम अगर वो भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत नहीं था, बट हम ऐसे ही लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें संदर्भ के बाद प्रसंग लिखना है और प्रसंग वैसे ही लिखेंगे जैसा अभी मैंने ये लाइन लिखी थी। सो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अब आपको आपके पाठ्य पुस्तक का भी नाम है ना, इतना तो याद रहना चाहिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से संकलित, आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। फिर इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको ये समझाती हूँ। ओके, सो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए अब हमें क्या बोला जा रहा है, हमें कहा जा रहा है संदर्भ में क्या कहा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। देखिए संदर्भ में आपको क्या बताना रहता है, संदर्भ में आपको ये बताना रहता है कि ये जो प्रस्तुत पद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, आरोह है। अब आप यहाँ पे वितान तो लिखेंगे नहीं ना, ऐसा लिखने वाले या नहीं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से संकलित है। आरोह में संकलित कविता, आरोह में जो है वो संकलित और जो कविता है वो क्या है, कविता आत्म परिचय। आप जितना हो सके वहां पर एग्जाम में कॉपी में हाइलाइटेशन का थोड़ा यूज करें। ऐसा नहीं कि हाइलाइटर लेके जाके हाईलाइट कर दें, नहीं, आपको ऐसे कॉमास लगाने हैं जिससे क्या लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे आपकी कॉपी राइटिंग स्किल भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए, जब हम पढ़ते हैं तो साथ में हमें कुछ चीजों का क्या माइंड में सेट करके चलना पड़ता है कि हमें ना यहाँ पर ऐसे फुल डबल हैश कॉमा लगाना है, या फिर अदर से हम कुछ जैसे लाइक कविता है तो उसके आगे ये आपने डैश लगा दिया, देन कॉमा लगा दिया, तो इससे आपकी कॉपी जो और अट्रैक्टिव और रिप्रेजेंटेटिव लगती है। लाइक रिप्रेजेंटेशन का भी एक अलग ही महत्व होता है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो देखता है कि बच्चे ने पढ़ा तो है, लाइक उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। बात समझ में? आत्म परिचय से अवतरित, अब अवतरित का मतलब होता है कि वहां पर उस चीज का होना, प्रेजेंट होना, अवतरित है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। अब आपको संदर्भ तो समझ में आ गया होगा। हम क्या मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रसंग पर हम मूव करते हैं। अब देखिए प्रसंग किस तरीके से लिखेंगे हम, उसका भी एक अलग ही आइडिया है, ठीक है। अब आप इसी को क्या कर सकते हैं, इसी में आप चेंजेस ला सकते हैं। लाइक आप कवि का नाम चेंज कर दीजिए, आरोह सेम रहेगा, कविता है तो कविता का जो भी नाम है एक गीत वो लिख दीजिए बस, और आपके जो कवि वो तो सेम ही हरिवंश राय बच्चन जी। देखिए संदर्भ होने के बाद हम क्या लिखने वाले हैं, प्रसंग। ब्लैक ब्लू पेन का भी आप बकायदा बहुत अच्छी तरीके से यूज करिएगा एग्जाम में, ताकि आपकी जो कॉपी हो क्या लग सके, अट्रैक्टिव लग सके। तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन, प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने
जीने आत्म परिचय, जीने आत्म परिचय, है ना, आत्म परिचय का सजीव, आत्म परिचय का सजीव चित्रण, है ना, सजीव चित्रण किया है। आप देखिए, अब आप प्रसंग देखकर आपको समझ में आ रहा है कि प्रसंग में हमें क्या बताना है। संदर्भ में तो हमने इतना बताना है कि वो किस बुक से लिया गया है, कौन सा पाठ है, उसके कवि कौन है, ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग में आपको ये बताना है कि जो प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय का सजीव चित्रण किया है। अब आपको प्रसंग में क्या बताना होता है कि आपने, जैसे हम कहते हैं ना, हम नोट मेकिंग बना रहे हैं, नोट मेकिंग जैसे आप इंग्लिश में बनाते हैं तो आप पहले टाइटल देते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको उस टाइटल के बारे में थोड़ा सा बताना है कि उन्होंने अगर आत्म परिचय बताया तो आत्म परिचय में क्या होता है, सजीव उसका चित्रण उन्होंने किया। अब व्याख्या मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब आप देखिए, इसमें कुछ विशेषण लिखना होता है। विशेषण कैसे लिख सकते हैं उसका आइडिया आप देख लीजिए। आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो ये नोट डाउन हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि आपको विशेषण, काव्य सौंदर्य और विशेषण दोनों कहा जाता है, उसे आपको किस टाइप से लिखना है ना। एग्जैक्टली मैं इसका नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बस लिखना बता रही हूँ ताकि आप क्या कर सके, बाकी सभी में ये चीज अप्लाई कर सके। देखिए, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। ओके, देखिए काव्य सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है, कवि ने निजी विगत जीवन का यथार्थ बोध करवाया है। जैसे कि कवि ने क्या कहा है, आप ये लिख सकते हैं ना, कवि ने क्या कहा है ना। सो कवि ने क्या कहा है, ये आप लिख सकते हैं इसमें। पहला तो आप ये समझने के बेसिस पे ले लीजिए, सो कवि ने क्या कहा है कविता में, आप वो लिख सकते हैं। दूसरी लाइन में आप ये बता सकते हैं कि कवि ने उसमें महत्वपूर्ण क्या बताया, कवि ने उसमें महत्वपूर्ण क्या बताया, यानी कि जो उसकी इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है। सो कवि ने कविता के कुछ महत्वपूर्ण शेर लिख लीजिए आप, है ना। इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। और तीसरा आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप तीसरा उसमें आप ये बताएंगे रस है क्या, और कोई प्रश्न अलंकार है क्या। एक आप रस का बता दीजिएगा और एक आप क्या बता दीजिएगा, अलंकार का बता दीजिएगा। अब ये जो आप रस अलंकार सुन रहे हैं, ये ग्रामर पोर्शन का है बेटा। जब हम ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊंगी और इसे लिखना भी बताऊंगी, कैसे आप यहाँ पर संदर्भ प्रसंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब आपका जो संदर्भ प्रसंग एवं व्याख्या लिखते हैं हम, ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है और कितना है, उसके बारे में हम किस किस चीजों पर लिखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसी आत्म परिचय और एक गीत के क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। तो आप लोग देखिए, मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो लास्ट ईयर से आते रहते हैं और आने के चांसेस रहते हैं। बात समझ में आई ना। ऐसा नहीं कि मैडम पेपर बता रही है, मैडम को कोई पेपर नहीं पता है ना, मैडम पेपर बनाती है। मैं बस आपको एक तरीके से कहा जाए तो आइडिया दे सकती हूँ बेटा कि पेपर में क्या आ सकता है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी टाइप्स। चलिए, तो अब देखिए आप इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आंसर जो हम पाठ में पढ़ते हैं वही होते हैं। ये तो क्लियर है ना बात। ठीक है, देखिए, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान लिए फिरती है। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय। अब आपको ये पहला प्रश्न टिक कर लीजिए, आपको ये पढ़ना है क्योंकि ये लास्ट ईयरली आता रहता है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो देखी हुई है। तो आप ये लिख लीजिए, आपको ये वाला पढ़ना है। देन उसके बाद, जहां पर दाना रहता है वही नादान भी होता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। पहला तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जहां पर
पर दाना रहता है वहीं नादान भी रहता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा, ये वाला लिख लीजिए। देन इसके शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। अब ये वाला देखिए, ये वाला भी जो है एक लाइन कविता से ली गई है, तो इसमें क्या बताना है हमें, थोड़ा डिस्क्राइबली बताना है कि शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। फिर उसके बाद आप चौथे क्वेश्चन में मूव करिए, बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एज यूजुअल रिपीट होता आ रहा है, सो आप इस पर भी ध्यान देंगे और फोकस करेंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त तो मुझे भी कोई क्वेश्चंस लग नहीं रहे हैं कि हाँ ये आ सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं आपको बाद में एक शॉर्ट वीडियो से उसको क्या इंडिकेट कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। बाकी ये हमारा जो हिंदी का पार्ट नंबर 1 आत्मपरिचय एक गीत बाय हरिवंश राय बच्चन जी के थ्रू ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें।